Next question. A satellite is orbiting the Earth in a circular orbit of radius r. So you have a satellite which is orbiting the Earth in circular orbit r. मतलब the situation is something like this. Just a minute. तो आपके पास एक satellite है which is orbiting Earth in circular orbit. What you have is this. You can say you have Earth, you have satellite, and the orbit is circular. और orbital radius आपको दिया है r. तो radius of the orbit r दिया है. This is something that you need to notice. Its kinetic energy varies as r, angular momentum varies as 1 by root r, linear momentum varies as 1 by r, frequency of revolution varies as 1 upon r raised to 3 by 2. So I hope you remember कि kinetic energy का formula क्या था? Kinetic energy का formula था G capital M small m upon 2 times of r. So for sure kinetic energy is inversely proportional to r, not directly proportional to r. So option number A तो हो नहीं सकता because kinetic energy is varying as 1 by r. Okay, then option number B, angular momentum varies as 1 by root r. You know angular momentum L, पहले तो पता होना चाहिए आपको डिफरेंस. लीनियर मोमेंटम होता है P which is m into v. एंगुलर मोमेंटम होता है L which is mvr. मतलब लीनियर मोमेंटम को आप r से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाता है एंगुलर मोमेंटम. तो एंगुलर मोमेंटम इज mvr. करेक्ट. देन एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r. ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता. नो, बट वेट अ मिनट. आप भूल गए दैट द सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग इन सर्कुलर ऑर्बिट. मतलब सैटेलाइट का वेलोसिटी कौन सा होगा? क्रिटिकल वेलोसिटी होगा. तो बट वेलोसिटी इज क्रिटिकल. और अगर आपको याद होगा क्रिटिकल वेलोसिटी इज रूट ऑफ gm by r. तो देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम L इज m रूट ऑफ gm by r. और ये आ जाएगा आपके पास r. तो व्हाट यू कैन डू इज देयरफॉर आप क्या कर सकते हो, इसको अब ये जो रूट r है इसको अलग से लिख लो. देयरफॉर angular momentum is proportional to m constant, g constant, capital M constant. It is proportional to r upon root r. तो r upon root r मतलब proportional to root of r. So angular momentum L is directly proportional to root r but not inversely proportional. तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता. अब ऑप्शन नंबर सी और डी चेक करो. ऑप्शन नंबर सी में क्या पूछा है? लीनियर मोमेंटम वेरीज एज 1 by r. नहीं हो सकता. अभी अभी हमने देखा लीनियर मोमेंटम P इज m into v but v is under root of gm by r. So therefore linear momentum is inversely proportional to root of r. तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा. तो बचा कौन सा? डी. फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन वेरीज एज 1 upon r raised to 3 by 2. बट वेट अ मिनट, सिर्फ बोल के नहीं चलेगा. वी हैव टू बेसिकली शो आल्सो. यू नो फ्रीक्वेंसी इज 1 upon टाइम पीरियड. और अगर आपको टाइम पीरियड का इक्वेशन याद है, डू यू रिमेंबर टाइम पीरियड वाज 2 pi अंडर रूट ऑफ व्हाट? gm by r या r by gm? r by gm. ओके, अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं. इफ यू डू नॉट रिमेंबर एग्जैक्ट फॉर्मूला, बट एटलीस्ट व्हाट यू शुड रिमेंबर इज t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब. तो कम से कम ये तो पता होना चाहिए. So t is proportional to r raised to 3 by 2. मैंने क्या किया? स्क्वायर रूट ले लिया दोनों साइड्स पे. Therefore n is 1 upon time period, right? But time period is proportional to r raised to 3 by 2. तो है क्या? Frequency of revolution varies as 1 upon r raised to 3 by 2. ऑप्शन नंबर डी. मैं वापस से एक बार रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन. आपके पास एक सैटेलाइट है which is orbiting in circular orbit around the earth with radius orbital radius r. आपको पूछा है काइनेटिक एनर्जी वेरीज एज r. नो, बिकॉज हमको पता है काइनेटिक एनर्जी इज g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2r. तो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. एंगुलर मोमेंटम वेरीज एज 1 by root r. आपको पता होना चाहिए एंगुलर मोमेंटम L इज मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस, बट वेलोसिटी इज ऑर्बिटल. ऑर्बिटल मतलब क्रिटिकल. क्यों? क्योंकि ऑर्बिट कौन सा है? सर्कुलर.
तो इट इज नथिंग बट रूट ऑफ gm बाय r और इनटू r। तो ये आपको मिल जाएगा L इज प्रोपोर्शनल टू r अपॉन रूट r इज रूट r। ऑप्शन में क्या दिया है 1 अपॉन रूट r, तो ये भी सही नहीं है। देन थर्ड नंबर, लीनियर मोमेंटम वेरीज एज 1 बाय r। तो लीनियर मोमेंटम अभी अभी हमने देखा इट इज वेरिंग एज 1 बाय रूट r, क्योंकि लीनियर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी एंड वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ gm बाय r। दिस इज व्हाट यू हैव। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा है आखिरी, तो फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम पीरियड, बट टाइम पीरियड itself is proportional to r raised to 3 by 2, therefore frequency is proportional to 1 upon r raised to 3 by 2, which is option number D. Next question. A geostationary satellite is biting नहीं हो सकता, it is orbiting. Okay. So geostationary satellite is orbiting the Earth at a height of 6r above the surface of Earth. This is very important. क्वेश्चन अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। What you have is this. आपके पास एक geostationary satellite है which is orbiting and इसका हाइट आपको बताया है, हाइट कितना बोला है 6 टाइम्स ऑफ r, तो हाइट h1 is 6r और इसका सरफेस से सेंटर का डिस्टेंस और आएगा रेडियस ऑफ द अर्थ। तो फ्रॉम हियर व्हाट यू कैन से इज स्मॉल r is 6r plus r 7r। तो हम देख लेंगे where r is radius of earth, the time period of another satellite at a height of 2.5 r, और एक सैटेलाइट है जो स्मॉलर हाइट पे है, कितने हाइट पे है 2.5 r पे है। व्हाट इज द टाइम पीरियड? अब ऐसा है, सबसे पहले व्हाट यू नीड टू आइडेंटिफाई इज जियोस्टेशनरी। मैंने आपको बताया था जियोस्टेशनरी सैटेलाइट मतलब सैटेलाइट का टाइम पीरियड इज इक्वल टू रोटेशन पीरियड ऑफ अर्थ, मतलब टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट सैटेलाइट इज 24 आवर। क्यों 24? क्योंकि जियो स्टेशनरी है। जियो स्टेशनरी मतलब सैटेलाइट का जो रिवोल्यूशन का पीरियड होता है और अर्थ का जो रोटेशन पीरियड होता है, दे आर इक्वल। एंड हाइट ऑफ द फर्स्ट सैटेलाइट इज हाउ मच 6 आवर। एंड ऑफ कोर्स आपको पता है स्मॉल r1 इज कैपिटल R प्लस h1, तो ये आ जाएगा r प्लस 6r, मतलब r1 विल बी 7r, तो ये 7r आ गया। गुड। अब जो सेकेंड सैटेलाइट है उसका हाइट कितना बताया है आपको 2.5r, तो r2 विल बी कैपिटल R प्लस h2, मतलब ये आ जाएगा r प्लस 2.5r, मतलब आपको मिल जाएगा 3.5r। तो यू हैव r2 इक्वल टू 3.5r, राइट। और आपको ऑलरेडी पता है, अभी अभी पिछले एग्जाम्पल में देखा हमने, t इज प्रोपोर्शनल टू r रेज टू 3/2, t is proportional to r raised to 3/2, square of time period is proportional to r cube, मतलब time period is proportional to r raised to 3/2, तो t2 by t1 will be r2 by r1 raised to 3/2, t2 equal to r2 कितना है आपके पास, r2 is 3.5 r और r1 कितना है 7r रेज टू 3/2 और मल्टीप्लाइड बाय t1। ये r और r कैंसल, ये 1s और ये 2s, राइट। तो व्हाट यू हैव इज देयरफॉर, जस्ट अ मिनट, तो आपके पास व्हाट यू हैव इज फ्रॉम हियर t2 इक्वल टू 2 का क्यूब 8, 8 का रूट है ना, मतलब t1 अपॉन 2 रेज टू 3/2, मतलब 2 का क्यूब 8 और 8 का रूट, व्हाट इज 8 का रूट 2 रूट 2, 8 का स्क्वायर रूट होता है 2 रूट 2, तो 2 रूट 2 और ये है t1 कितना था 24r था, ये कितना है 2 रूट 2 है, नीचे 1 था एंड 12 था, तो 12 अपॉन रूट 2 है नहीं ऑप्शन में, नहीं, तो क्या करोगे डी ऑप्शन मत लिख देना, नो 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 नो, इट इज 12 अपॉन रूट 2, इट इज नॉट 12 रूट 2। तो व्हाट यू कैन डू इज आप 12 को लिख सकते हो 6 into 2, isn't it? What is 12? 6 into 2. What is 2? Root 2 into root 2. Correct. तो 12 मतलब 6 into 2 होता है, और 2 होता है
√2 into √2 अपॉन √2 कैंसल, कितना आया 6√2r है क्या, ऑप्शन नंबर सी, राइट। तो 12√2 नहीं है तो 12√2 मत लिख देना, यू हैव टू सिंपलीफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, assuming that the Earth and Mars move in circular orbits around the Sun, with the Martian orbit being 1.52 times the orbital radius of the Earth. The length of Martian year in days is, simple है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बोला है you have Sun and assumption is that Earth and Mars, this is Sun, you have Earth and Mars which are orbiting in circular orbit. Okay, so this is what you have. आपको पता होगा मार्स को रेड प्लैनेट बोलते हैं बिकॉज इट अपीयर्स रेड। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, व्हाई इट अपीयर्स रेड, क्यों आपको पता है? लोखंड, आयन 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 को अगर आप ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ दोगे तो इट रस्ट, रस्ट होता है, जंग लगता है, उसको जंग बोलते हैं। सम लैंग्वेज आल्सो कॉल्ड इट एज गंज, आई थिंक, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर। तो क्या होगा इफ इट इज ओपन टू द open to the atmosphere, hence उसका भी रस्टिंग हुआ, तो दैट इज व्हाई इट अपीयर्स रेड। गुड। तो ये है मार्शियन ऑर्बिट, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये ऑर्बिट कौन सा है, सर्कुलर है, और अर्थ का ऑर्बिट कौन सा है, वो भी सर्कुलर है। तो बोथ ऑफ देम हैव सर्कुलर ऑर्बिट। मान लो रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट, ऑर्बिटल रेडियस मतलब इज आर ई, सिमिलरली दैट ऑफ मार्स इज आर एम, आर एम। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको बोला है जो मार्स का ऑर्बिट है इट इज 1.52 टाइम्स ऑफ अर्थ ऑर्बिट। ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि अर्थ इज क्लोजर टू द सन कंपेयर टू मार्स, तो मार्स का ऑर्बिटल रेडियस ज्यादा होगा, लॉजिकल। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ मार्शियन ईयर, मतलब बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि मार्स को एक चक्कर कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे। सिंपल है, अभी अभी मैंने बताया, पिछला क्वेश्चन भी यही था। time period t is proportional to r raised to 3 by 2. Time period of Mars upon time period of Earth is r Mars upon r Earth raised to 3 by 2, right? So time period of Mars, r Mars upon r Earth, 1.52. Okay, so you have 1.52. This is 1.52, राइट। और रेस टू क्या है, 3/2 है, इनटू क्या आएगा, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, 365 डेज, और आपको पूछा है डेज में, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो 1.52 रेस टू 3/2 इनटू 365 डेज, so you have 1.52 raised to 3/2 into 365, so this is what you have done. Next question. A research satellite of mass 200 kilogram circles the Earth in an orbit, orbital radius बोलना चाहिए था उन्होंने, in an orbit radius 3 re by 2, मतलब radius of the orbit is given to you which is 3 times of Earth radius by 2, where re is radius of Earth. Assuming the gravitational pull on a mass of 1 kilogram on the Earth's surface to be 10 Newton, the pull on the satellite will be, this is called as घुमा फिरा के सर्व करना। क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो आपको बोला है रिसर्च सैटेलाइट ऑफ मास 200 किलोग्राम, तो यू हैव अ सैटेलाइट ऑफ 200 किलोग्राम मास सर्कल द अर्थ, तो इट इज इन सर्कुलर मोशन अराउंड अर्थ। तो वैसा ही क्वेश्चन है, आई मीन इट्स द सेम थिंग दैट वी हैव सीन। तो the satellite is in circular motion around the earth, और सैटेलाइट का मास कितना दिया है आपको, 200 kg। ओके,
तो दिस इज मास ऑफ सैटेलाइट ms 200 kg और उसका ऑर्बिटल रेडियस दिया है, तो यू हैव बीन गिवन r ऑर्बिटल रेडियस. ओके, so you have orbital radius something like that. ये r आपको दिया है. अब all of a sudden they are telling you assuming the gravitational pull on a mass of 1 kilogram on the earth surface to be 10 न्यूटन. मतलब ऐसा है कि अर्थ की सरफेस पे मैंने अगर एक मास रखा और वो मास कितना है 1 किलोग्राम, उस पे ग्रेविटेशनल पुल मतलब अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है 10 न्यूटन. यू नो ग्रेविटेशनल फोर्स इज g मास ऑफ अर्थ, मास वो मास जो भी मास है वो अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर. कैपिटल आर क्यों लिया? क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ है? अर्थ की सरफेस पे है. अगर अर्थ की सरफेस पे नहीं होता, कहीं और होता, तो क्या लेते? स्मॉल आर लेते. और ऊपर से ये फोर्स कितना बताया है आपको? 10 न्यूटन. बट वेट अ मिनट, डू यू रिमेम्बर इन्होंने मास आपको बोला है 1 kg है, देयरफॉर कैपिटल G कैपिटल M बाय आर स्क्वायर कितना आ गया? 10, क्योंकि मास के लिए क्या डाल दिया आपने? 1. डू यू रिमेम्बर GM बाय आर स्क्वायर इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. मतलब घुमा फिरा के आपको बताना ये चाहते थे कि G की वैल्यू 10 लो. तो सी वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ सेइंग थिंग्स. ऐसा नहीं बोला कंसिडर G टू बी 10. क्या बताया? हाँ, 1 किलोग्राम का मास लो कहाँ पे? अर्थ की सरफेस पे. इस पे जो अर्थ फोर्स कितना है वो है 10 न्यूटन. तो दिस इज हाउ दे आर टेलिंग यू. इन शॉर्ट दे वांटेड टू टेल यू कि G की वैल्यू कितने लेनी है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अभी क्या बोला है आपको? आपको क्या फाइंड करना है? द पुल ऑन द सैटेलाइट, मतलब व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सैटेलाइट. सिंपल है. ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन सैटेलाइट कैसे? मास अपॉन 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 स्मॉल आर स्क्वायर. क्यों स्मॉल आर? क्योंकि सैटेलाइट कहाँ पे है? हाइट पे है. ओके, और स्मॉल आर कितना दिया है आपको? 3/2 RE. तो फोर्स ऑन सैटेलाइट इज G कैपिटल M अपॉन स्मॉल r कितना? 3/2 RE का स्क्वायर. तो दिस इज इक्वल टू GM MS. 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4. ओके, और RE का स्क्वायर RE स्क्वायर. लेकिन GM बाय RE स्क्वायर आपने कितना फाइंड किया है? 10. है ना, 10 है ना GM बाय R स्क्वायर. सिर्फ यहाँ पे मैंने RE नहीं लिखा, दैट्स इट. तो RE लिख दो, क्या फर्क पड़ता है? एक ही बात है. तो ये वैल्यू है 10, ये वैल्यू है 4, नीचे है 9, और मास ऑफ सैटेलाइट कितना है? 200. करेक्ट. तो दिस इज सिंपल, वेरी सिंपल. हाउ डू यू सॉल्व दिस? बहुत सिंपल है. सिर्फ एक प्रॉब्लम है यहाँ पे कि आंसर्स दे आर सो नियर. तो देखो, द आइडिया हियर इज, ये आ गया 4 into 2 8 है ना, ये 2000 और ये 4 मतलब 8000. 8000 by 9, 8000 by 9. अब आपको पता होगा अगर मैं ऊपर 8100 लिखता, अगर न्यूमरेटर में 8100 आता, नीचे 9 आता, तो कितना आंसर आना चाहिए था? 900. राइट, करेक्ट. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास क्या है? हमारे पास है 8000. तो 8000 by 9 जब करने जाओगे तो ये लेस देन 900 होगा. इट इज गोइंग टू बी लेस देन 900. यस. और ऊपर से आपके पास ऑप्शंस में इतने नियर आंसर दिए हैं कि यू हैव नो अदर ऑप्शन बट टू डू इट एग्जैक्टली. तो 8000 by 9 करना पड़ेगा. ओके, तो 8000 by 9 करने के तरीके हैं. So I'll tell you one method and other things you can do by yourself. You see, आप क्या कर सकते हो? आप 8000 को 800 लिख सकते हो, into 10 कर सकते हो, और 10 by 9. If you know what is 10 by 9, हो गया क्वेश्चन. What is 10 by 9? What is 10 by 9? 10 by 9 is 1 point something. So 10 by 9, exact value of 10 by 9 is 1.11. तो 800
into 1.11, हाउ मच इज दिस? देखो ये पॉइंट, इस पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 2 है, और यहाँ पे कितने जीरो है? 2 है, मतलब सीधा सीधा क्या होगा? 8 इंटू 111, मतलब कितना आएगा? 888 न्यूटन। ओ, फिर भी प्रॉब्लम है, क्योंकि 890 और 889, तो थोड़ा सा और एक्यूरेट करना पड़ेगा। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है समथिंग लाइक दिस। गुड। तो अब एग्जैक्ट कैलकुलेशंस करने के बाद व्हाट यू विल गेट इज 889 न्यूटन। फॉर श्योर इट इज लेस देन 890, इसलिए 889 न्यूटन। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन वाज नथिंग, क्या फाइंड करना है? ग्रेविटेशनल फोर्स। किस पे? रिसर्च सैटेलाइट पे। उसका मास कितना है? 200। तो व्हाट यू नो इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर। गुड। लेकिन आपको जी एम बाय स्मॉल आर कितना है? 3/2 आर ई। तो स्क्वायर कर लो। प्रॉब्लम यह है कि आपको जी एम बाई आर ई स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली दी नहीं है। बताया क्या था कि 1 किलोग्राम मास पे फोर्स कितना होगा? 10 न्यूटन। तो वहां से आपने फाइंड कर ली जी एम बाय आर ई स्क्वायर की वैल्यू एंड सब्स्टिट्यूट कर दिया। दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। A small planet is revolving around a very massive star. So you have a very massive star around which a small planet is revolving. Let us take a small planet which is revolving around a very massive star, okay, in a circular orbit. तो इसका जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर है, और आगे आपको बोला है ऑफ रेडियस आर। ओके, तो इसका ऑर्बिटल रेडियस इज आर with a period of revolution t. The time period of revolution is capital T. If gravitational force between the planet and the star were proportional to r raised to minus 5/2, then time period t would be proportional to. अब देखो, this is a very good question क्योंकि it basically checks your understanding of gravitation. तो आपको ये पता होगा कि अगर planet around star हो या satellite around planet हो, if they are in, if the motion is circular, तो in any ways आपको पता होना चाहिए कि सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्सेस नेसेसरी, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स ये आपको मिलता है फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्स। और आपको याद होगा सेंट्रीपिटल फोर्सेस एम वी स्क्वायर बाय आर, और आपको याद होगा ग्रेविटेशनल फोर्सेस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर। लेकिन इन्होंने बोला है कि आर स्क्वायर नहीं, आर रेज टू माइनस 5/2। नॉर्मली ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? आर स्क्वायर होता है, बट यहाँ पे आपको क्या बोला है? आर स्क्वायर नहीं बोला है, आपको बोला है आर रेज टू माइनस 5/2, मतलब आर रेज टू माइनस 5/2। ओके, और ये आर रेज टू माइनस 5/2 अगर डिनोमिनेटर में जाएगा तो आर रेज टू प्लस 5/2 होगा, और स्मॉल आर की जगह पे क्या बोला है? कैपिटल आर। तो स्मॉल आर की जगह पे क्या लिखोगे? कैपिटल आर एंड कैपिटल आर। इसमें एम और एम हो गया कैंसल आउट। देन व्हाट विल यू हैव इज, आप इसमें क्या करोगे? आपको पता होगा 5/2, 5/2 मतलब 2.5 है ना? 2.5 इज 1.5 प्लस 1। मतलब अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, लेकिन ये चीजें पता होनी चाहिए इस स्टेज पे। आपको ये पता होना चाहिए कि 5/2 मतलब 2.5 मतलब 1.5 प्लस 1 मतलब 1/2, सॉरी 3/2 प्लस 1। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। अगर ये पता होता तो फिर आप क्या करते? आप स्ट्रेट अवे इस स्टेप के बाद ऐसे लिख सकते थे एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू जी कैपिटल, और स्मॉल एम तो पहले ही कैंसिल कर चुके हैं, तो वी स्क्वायर बाय आर इज जी कैपिटल एम अपॉन आर। एक आर एक कैंसल। अगर ये नहीं पता तो फिर क्या करोगे? इस आर को यहाँ ले जाओगे, यहाँ से नीचे लाओगे, नीचे लाओगे तो क्या होगा? -1 होगा, फिर r रेज टू
5/2 -1 करोगे तो अल्टीमेटली r रेज टू 3/2 ही आने वाला है। तो आपके ऊपर है हाउ यू सॉल्व दिस। आई वुड लाइक टू डू इट दिस वे। तो यहाँ से आपको मिल गया v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gm बाय ऑलरेडी r रेज टू 3/2 है, उसका स्क्वायर रूट, उसका भी स्क्वायर रूट। व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ r रेज टू 3/2? हाउ डू यू फाइंड आउट स्क्वायर रूट? स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हो? व्हाट डू यू डू इज सिंपल, r रेज टू 3/2 का स्क्वायर रूट मतलब रेज टू हाफ, मतलब r रेज टू 3/4, राइट? तो ये पता होना चाहिए, r रेज टू 3/2 का स्क्वायर रूट। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको स्क्वायर रूट के अंदर ही लिख देता हूँ फिलहाल, तो टाइमिंग गुड। बट आपको पूछा है टाइम, और लेट मी कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। अब आपको पता होगा, व्हाट डू यू नो, वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? इक्वेशन नंबर 2। लेकिन इक्वेशन नंबर 1 वेलोसिटी क्या है? रूट ऑफ gm बाय r रेज टू 3/2, रूट ऑफ gm बाय r रेज टू 3/2। और यहाँ क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कैपिटल D, टाइम कैपिटल T। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैपिटल T टाइम? कैपिटल T टाइम मतलब एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, दैट इज टाइम पीरियड। बट एक चक्कर कंप्लीट जब होता है तो सैटेलाइट कितना डिस्टेंस कवर करता है? सरकमफरेंस, मतलब कितना? 2πr। तो यू शुड रिमेंबर distance covered by satellite in one round is 2πr upon t। गुड। तो अब आपको पूछा था कि टाइम पीरियड और आर का क्या रिलेशन है, तो मिल गया रिलेशन। अब एक काम करो, टाइम पीरियड को यहाँ लाओ, r रेज टू 3/2 अपॉन gm हो जाएगा, और ये आ जाएगा r। अब एक काम करो, gm क्या है? कांस्टेंट है, तो आप क्या कर सकते हो, t इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ r रेज टू 3/2 इंटू r। लेकिन मैंने अभी भी बताया आपको, r रेज टू 3/2 का स्क्वायर रूट मतलब रेज टू हाफ इंटू r। और मैंने आपको अभी अभी बताया ये होता है r रेज टू 3/4 और ये है r रेज टू 1। बेस सेम है तो पावर का क्या होगा? एडिशन। तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 3/4 प्लस 1 इज 7/4, तो r रेज टू 7/4। तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू r रेज टू 7/4, ऑप्शन नंबर डी। मैं एक बार और क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, सिंपल क्वेश्चन है। द आइडिया हियर इज, आपको बोला है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल है r रेज टू -5/2। आपको पता है कि जब भी एक सैटेलाइट अर्थ के अराउंड, सैटेलाइट ही है ना, प्लैनेट है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लैनेट हो, सैटेलाइट हो, इंपॉर्टेंट इज सर्कुलर मोशन। जब भी एक प्लैनेट अराउंड अ स्टार या एक सैटेलाइट अराउंड अर्थ हो, अगर मोशन सर्कुलर है तो सेंट्रीपिटल फोर्स कंपलसरी होना चाहिए, और वो मिलता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ये होता है mv² बाय स्मॉल r, लेकिन यहाँ पे स्मॉल r को नाम दिया है कैपिटल R, और ऊपर से बोला है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू r रेज टू -5/2, राइट? So mv² by capital R is g capital M small m raised to r raised to 5/2। m और m cancel, तो v² by r equal to gm r raised to 3/2 into r भी cancel, तो v equal to under root of gm upon r raised to 3/2। but velocity is distance upon time। Distance in one round is 2πr, so 2πr by t, 2πr by capital T equal to under root of gm upon r raised to 3/2। तो यहाँ से आप देख सकते हो 2π कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट, तो वैसे in any case time period is r raised to 3/2 by gm into 2πr। तो t is proportional to r raised to 3/2 का स्क्वायर रूट इज 3/4, और r मतलब टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू r raised to 3/4 plus 1 which is r raised to 7/4। okay, so this is how you are supposed to solve this question। next question,
the mass of moon is 1/8 of mass of earth, but the gravitational pull is 1/6 of earth. So mass of moon is 1/8 of mass of earth, मतलब mass of earth by 8. ग्रेविटेशनल पुल मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो ये वर्ड समझ लेना, जब भी ग्रेविटेशनल पुल ऐसा कुछ बोला हो तो दिस इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून इज 1/6 ऑफ अर्थ, 1/6 ऑफ अर्थ. ओके, मून की बात हो रही है यहाँ पे. गुड. It is due to the fact that what? Moon is a satellite of Earth. This is not, ऐसा जरूरी नहीं है इसके लिए ऐसा होगा. चेक करते हैं, ये भी हो सकता है, चेक करते हैं. तो बी, सी और डी से कोई भी कैसे सॉल्व करोगे? इफ यू रिमेंबर, G is capital G M by R square. उसमें कैपिटल G तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज प्रोपोर्शनल टू मास अपॉन रेडियस का स्क्वायर. Therefore, acceleration due to gravity on moon upon that of earth is equal to, मतलब रेशियो ले लेते हैं डायरेक्टली. ओके, रेशियो ले लिया तो क्या आएगा? या फिर आपको और एक स्टेप कम करना होगा. इफ यू वांट तो आप लिख सकते हो आर स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एम बाय जी, और आप लिख सकते हो आर इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एम बाय जी. सिर्फ मैं स्टेप्स कम, to m by r square is proportional to m by g, तो r is proportional to the root of m by g. Therefore, radius of moon upon radius of earth, अभी आपको दिख रहा है radius is proportional to mass, तो mass of moon upon mass of earth and inversely proportional to g, तो g of earth upon g of moon. राइट? जिनको अभी भी नहीं समझ में आया तो डोंट वरी, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है. इट इज सिंपल थिंग. Radius is proportional to, radius of moon will be proportional to under root of mass of moon upon acceleration due to gravity of moon, and radius of earth will be proportional to mass of earth upon g of earth. लेकिन ये डिनोमिनेटर में है तो लिखते वक्त ये उल्टा लिखा जाएगा. राइट? सो इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस मच, अब हम क्या करेंगे? अब हम ऐसा करेंगे, दोनों का स्क्वायर रूट है तो हम दोनों के स्क्वायर रूट को कर लेंगे कॉमन. तो व्हाट विल वी डू इज, हम लोग यहाँ पे वाले हैं, हम लोग यहाँ पे दोनों के स्क्वायर रूट को लिख लेंगे सेम, तो दोनों को कॉमन रूट में डाल देंगे. तो क्या आएगा? अर्थ ऑफ मून, तो रेडियस of moon upon radius of earth is under root of, what is mass of moon upon mass of earth? 1/8. वो 1/8 ये गिवन दिया है आपको यहाँ पे इस पे. एंड g of earth upon g of moon is 6. तो ये आ गया 3/4. राइट? तो रेडियस ऑफ मून is under root of 3/4 times of radius of earth. लेकिन आपको बेसिकली पूछा ही नहीं है ऐसा. आपको पूछा क्या है? अगर आप ऑप्शन देखोगे तो आपको कैंसिल करना ही नहीं है. रेडियस ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ इज बेसिकली 6/8. यही तो रखा है. तो देयरफॉर रेडियस ऑफ अर्थ को वहां शिफ्ट कर दिया, रूट ऑफ 6/8 को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, तो अंडर रूट ऑफ 8/6 इंटू रेडियस ऑफ मून. है क्या ऑप्शन नंबर सी में? द रेडियस ऑफ अर्थ यस इज अंडर रूट ऑफ 8/6 ऑफ मून, is under root of 8/6 of moon. Yes, so that is your correct answer, option number C. So that's it for today. We'll continue with more questions in the next session.